हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। वेलकम टू पिनाकल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट बाजार समिति पटना। और मैं हूं राजेश कुमार। तो ये वाला जो लेक्चर है थोड़ा सा इसमें गैप हो गया, तो कुछ कारण था, फेस्टिवल सीजन था और मैं थोड़ा सा बाहर भी था, इसलिए नहीं आ पाया था लेक्चर। तो चलिए अब होप करते हैं कि जल्दी जल्दी सब खत्म कर देंगे, है ना। टाइम से सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड शुरू किया था और हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे। हमने पूरे चैप्टर को 4 टॉपिक में डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फील्ड ऐसे लिखूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे चार्ज एंड फील्ड भी चलेगा। ये चैप्टर था और इसका पहला टॉपिक था, मतलब टॉपिक फर्स्ट जो था, पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा वो कूलम्स लॉ पे होगा। अच्छा, वीडियो पे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा पता नहीं वो उनका नादानी है कि क्या है। मैं जब ये वीडियो बना रहा था और जब मैं फर्स्ट में जब सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया था तभी मैं बोला था कि ये जो भी वीडियो है पूरा बोर्ड लेवल का कंसंट्रेशन है, इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं रहेगा और जिस चैप्टर में जितना जरूरत है उतना ही पढ़िए, आसान भाषा में पढ़िए। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये पूरे साल का सिलेबस 2 महीने में खत्म किया जा रहा है, तो ये उन बच्चों को ज्यादा फायदा करेगा जो कि कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल्स का आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप ज्यादा जानते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने नॉलेज को सही जगह यूज करिए, ठीक है। ऐसा किन्हीं का डाउट है तो मैं कुछ वीडियोस अलग से बनाऊंगा डाउट पे, क्योंकि उनका भी जो है डाउट जेन्यून है, लेकिन वो थोड़ा सा उनका थिंकिंग गलत है। कुछ कुछ फैकल्टी का भी दोष मैं दूंगा कि अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए वो कहीं का चीज को कहीं जोड़ दे रहे हैं और बच्चा उसको लगता है कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा जानकारी वाले हैं, है ना। खास करके ब्रांडेड को ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रांड का टीचर है तो इससे बढ़िया तो कोई होगा ही नहीं दुनिया में। तो ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो चलो उन बच्चों का भी कुछ मैं डाउट क्लियर करूंगा, आशा करता हूं उनका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ बोर्ड लेवल ही रहेगा और भाई मैं अभी बोर्ड लेवल का ही बात करूंगा, ठीक है ना, एकदम टू दी पॉइंट, ज्यादा इधर उधर नहीं। तो मैं शुरू करूंगा दूसरा टॉपिक कूलम्स लॉ, ठीक है। तो चलिए कूलम्स लॉ शुरू करते हैं, है कि नहीं है? हाँ, तो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है बच्चा? यह है इंटरैक्शन बिटवीन पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट, है कि नहीं? तो कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए, और वो क्या चीज में है? रेस्ट में है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है इसका स्टेटमेंट, समझना ध्यान से। सबसे पहला लाइन में लिखता हूं कि लाइक चार्जेज repel each other and unlike charges attract each other। समझ में आया बात को? अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं सेकेंड लाइन में, है ना, तो इफ 2 पॉइंट charges Q1 and Q2 are separated at distance R, चलो मैं ये भी लेता हूं, है ना, इन एयर या वैक्यूम, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
या रिपल्सन ऑन वन चार्ज, वन चार्ज ड्यू टू किसके, अदर चार्ज, इज गिवन एज, कैसे दिया जाएगा भाई, समझिएगा, गिवन एज कैसे भाई, सुनना ध्यान से। तो मान लिया जाए यहां पे एक ए पॉइंट है, यहां पे चार्ज कितना है बताइए, Q1 है, और यहां पे एक पॉइंट है B, यहां पे कितना चार्ज बताइए, Q2 है कि नहीं है, और मान लो Q1 और Q2 के बीच का दूरी R है। फिर से सुनना ध्यान से, कूलम्ब्स लॉ का क्या है, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दो बातें आप बोर्ड लेवल में जानो, इससे ज्यादा मत जानो। क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर दोनों का नेचर सेम है, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अपोजिट नेचर का है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए, चाहे तो वो रिपेल करे चाहे तो वो अट्रैक्ट करे, फोर्स तो लगेगा। वो फोर्स किस नेचर का होगा, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो क्या बोल रहा है कि इफ टू चार्जेज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस R इन वैक्यूम या एयर, अगर दो चार्ज सेपरेटेड है एयर में या वैक्यूम में है ना, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ऑन वन चार्ज, इन किसी एक चार्ज पे, किसके कारण, दूसरे चार्ज के कारण। तो मान लो कि गिवन है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, ठीक है। यानी कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, वो क्या है, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। और किसके प्रोपोर्शनल है, 1/स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज, ठीक है, इस स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज है ना। अगर मैं इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा बताइए मेरे को आप, तो अगर मैं इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से फटाफट। तो सर ये जो मान लीजिए फोर्स लिखना है ना, तो F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो क्या लिखेंगे, Q1 और Q2, और इनवर्सली है तो डिवाइडेड कर दूंगा, क्या भाई, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज, तो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, R है, तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये क्या है, मैं ये भी लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन Q1 एंड Q2। ये मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, यहां पे डायरेक्शन का भी रोल मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है। अभी आप वैल्यू की बात कर रहे हो, तो ये होता है। अब अगर यहां से प्रोपोर्शनल को साइन हम हटाएंगे, अगर यहां से मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, F, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पे आएगा इक्वल का साइन, और जब ये इक्वल का साइन आएगा, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, K, और क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 और अपॉन में R का स्क्वायर। देख मैं इतना धीरे धीरे, इतना आराम आराम से, इतना बउआ जैसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको सिखाने का है, ठीक है ना, सीखना है। तो ये हो गया, दो चार्ज अगर सेपरेटेड हो R डिस्टेंस से, तो किसी एक चार्ज पे फोर्स दूसरे चार्ज के कारण, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत क्या भाई, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, क्लियर है। ये है इन दोनों, इन एक चार्ज के ऊपर दूसरे के कारण फोर्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू, ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए, चार्ज कहां रखा हुआ है, एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ है। तो अगर मैं K की वैल्यू को बोलूं तो यहां पे लिखता हूं मैं, वेयर
के इज, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट है ना। अब यहां देखिए क्या लिखूंगा, फॉर एयर या वैक्यूम क्या हो जाएगा, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ध्यान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहां पे वेयर एप्सिलॉन नोट क्या है बताइए, यह है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस के का वैल्यू हम इसमें रखें यहां पे, तो फोर्स, ओहो सॉरी, ये थोड़ा सा यहां पे इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, यहां आते हैं, है ना। तो इसलिए फोर्स का जो वैल्यू आएगा, के है था, के की जगह पर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 और अपॉन R का स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फिर से सुनना ध्यान से, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज। कैसे, क्योंकि दो चार्ज था, एक ए पे था और एक क्या था, बी पे था। ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी, R। ए पे कितना चार्ज था, Q1, बी पे कितना चार्ज था, Q2, है ना। और मान लो अगर ये इस पे लगाया होगा फोर्स, इधर की तरफ लगाया होगा F, तो ये भी इस पे लगाया होगा इधर की तरफ कितना, F। ये मैं बात करूंगा कि जो फोर्स लग रहा है वो पेयर में लगता है। ठीक है ना, अगर मतलब कहने का कि अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, ये मेरा एक एजम्पशन, एक सिंपल सा कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। अच्छा, अब देखिए यहां पे दो बातें आ जाएगी कि सर ये के के बारे में आप बताइए, कूलम्स कांस्टेंट के बारे में, इस के का मतलब बताइए सर आप, है ना। और फिर ये एप्सिलॉन नोट, है ना, ये दोनों बोर्ड लेवल का बात है, दोनों का यूनिट और दोनों का डायमेंशंस आता है लिखने के लिए, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है ना, तो समझना ध्यान से। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, के को क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका यूनिट भी लिखने आएगा और इसका डायमेंशंस भी लिखने आएगा। फिर उसका दूसरा टर्म क्या है, एप्सिलॉन नोट, जिसको क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। चलिए तो इस पे देखते हैं ना, तो यहां देखिएगा मैं बात करूंगा COULOMBS, कूलम्स कांस्टेंट। तो देखिए के जो है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, ये होता है बिल्कुल सर। तो मैं वैल्यू क्यों लिख रहा हूं, मैं वैल्यू नहीं लिखता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसका पहले यूनिट निकालता हूं। तो देखो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है। मुझे ये चाहिए तो इसको इधर भेज दूंगा मैं, तो K इज इक्वल टू, इसको इधर भेजूंगा तो क्या लिखूंगा, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, है ना। तो यहां लिखता हूं मैं यूनिट ऑफ K। मैं ऐसा यूनिट की बात करूंगा, यहां पे ऐसा यूनिट की बात करूंगा, तो K का क्या लिखूंगा, तो देखो ये क्या लिखूंगा, ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर का स्क्वायर, और नीचे में कूलम, इसका भी कूलम, इसका भी कूलम इंटू कूलम, तो क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर, यह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है यूनिट ऑफ के। क्लियर है, बताइए। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, ये है हमारा यूनिट ऑफ के। इसका वैल्यू क्या होता है भैया, तो वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ के, क्या होता है, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा इसका वैल्यू पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना। इसके जगह पर लिख सकते हो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसका यूनिट लिख दीजिए, क्या है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लिख देंगे आप क्या, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत।
तो ये हमें वैल्यू निकल गया किसका, के का। बिल्कुल बोर्ड लेवल, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं आता एक्स्ट्रा, मैं टैलेंटेड हूं ही नहीं, बस इतना समझो ये आप ध्यान से, ठीक है। यही करना है बच्चा। कभी कभी क्या है ना कि दूसरे का ज्यादा बुराई नहीं करना चाहिए, अपने आप को ही समेट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब यहां देखिए मैं डायमेंशंस लिखता हूं, डायमेंशन ऑफ के। चलो भाई डायमेंशन ऑफ के की बात करते हैं। तो चूंकि के का यूनिट जो हुआ न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर और अपॉन में कूलम का स्क्वायर है, तो डायमेंशन लिखिए आप। तो न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। मीटर के जगह पर है, तो मीटर के जगह पर क्या हो जाएगा, लेंथ इसका स्क्वायर। नीचे में क्या है, कूलम। कूलम क्या कहते हैं, चार्ज इंटू टाइम, सॉरी कूलम है ना, करंट इंटू टाइम है ना। तो यानी करंट के लिए ए और टाइम के लिए टी, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं यहीं पे, मैं दूसरा पेज में इसको नहीं ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा सुनना ध्यान से। तो ये कितना जगह के का डायमेंशन, एम एक ही जगह दिख रहा है तो एम लिख देंगे, एल यहां पे है और एल स्क्वायर यहां पे है, क्या जगह एल क्यूब हो जाएगा। टी स्क्वायर यहां पे है और टी माइनस 2 यहां पे है। तो अगर ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ऊपर जाकर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर ये -2 हो जाएगा और पहले से यहां -2 है तो -2 और चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो टी पे -4 हो जाएगा। और ये ए का स्क्वायर है, देखो ए का स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो ए के स्क्वायर में -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाता है, तो ये डायमेंशन निकल जाता है। डायमेंशन किसका भाई, कूलम्स कांस्टेंट का। फिर से सुन लीजिए, किसका डायमेंशन है ये, तो ये डायमेंशन सर कूलम्स कांस्टेंट का है। इसका वैल्यू कितना होता है के का, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए रे भैया। अब क्या है देखो, तो के के बाद ये क्या, एप्सिलॉन नॉट। चलो इस पे चलते हैं चर्चा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको कि हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानते हैं। देखो तो चूंकि कूलम्स कांस्टेंट जो के है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एप्सिलॉन को इधर भेजूं तो के को नीचे आ जाएगा, तो सर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आ जाएगा 1/4 पाई के। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 1/4 पाई के आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए इसका मैं यूनिट बात करूंगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखूंगा बताइए, 1 यूनिट ऑफ के, क्योंकि उल्टा है ना, और ये तो कांस्टेंट है 4 पाई, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, ये तो नंबर है। तो एकदम सर इसका यूनिट तो उल्टा कर देना है बच्चा। तो देखो यहां पे पीछे जाइएगा ना, और के का यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ के कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहां हो जाएगा क्या बताइए, इसका उल्टा करेंगे तो कूलम का स्क्वायर और नीचे में न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। अब मैं वैल्यू भी लिखता हूं, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो तो चूंकि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आइए होता है 9 इंटू 10⁹9। हालांकि ये 8.99 होता है। तो अगर मैं यहां से एप्सिलॉन नॉट को बोलूं तो एप्सिलॉन नॉट को लिखूंगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। यूनिट में क्या लिखूंगा, कूलम का स्क्वायर और अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर लिखूंगा यहां पे। अगर इसको कैलकुलेट किया जाता है तो ये आता है 8.85 इंटू 10⁻12
कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन का वैल्यू है। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये हो गया हमारा। अब इसका डायमेंशन लिख देंगे, चलो डायमेंशंस भी लिख देते हैं। अच्छा, इसको ना फराड पर मीटर भी बोलते हैं, फराड पर मीटर भी बोला जाता है। अब डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट? तो इसका डायमेंशन अगर लिखना होगा तो के का उल्टा कर देंगे, तो क्या देगा? 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा बताइए मेरे को आप? तो सर इसका डायमेंशन लिखेंगे उल्टा, इसका कहां गया? के का उल्टा कर दीजिए, तो देखो 1 अपॉन m L3 T -4 A -2, ये है डायमेंशन। तो इसको उल्टा करके देख लो तो ये आ जाएगा बड़ा आसानी से, है कि नहीं? क्या आ जाएगा बच्चा बताइए मेरे को आप? ये आ जाएगा ब्रैकेट में m ऊपर जाएगा तो m टू द पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -3, t ऊपर जाएगा तो t टू द पावर 4, a ऊपर जाएगा तो t के पावर a के पावर स्क्वायर। ये है डायमेंशंस किसका? एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो ये था कूलम्स लॉ में दो चार्ज अगर r दूरी पे सेपरेटेड हो तो फिर एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है कि नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहां पे इसको लिखने का और तरीका क्या है, और तरीका क्या है भाई, ये भी देखना होगा ना। देखिए मान लीजिए इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हो। देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि यहां पे देखिए ये है Q1 और ये क्या है Q2, ये दूरी कितना है? R है, ये पॉइंट का नाम A, ये पॉइंट का नाम B। अगर मैं बोलूं क्या कि फोर्स ऑन Q2 किसके कारण? ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1, तो सुनिए ध्यान से, फोर्स किस पे निकाल रहे हैं आप? फोर्स निकाल रहे हैं आप Q2 पे, तो Q2 पे उंगली रखिए, किसके कारण? Q1 के कारण। तो यहां पे जब उंगली रखे तो ये वाला Q1 इसको क्या करेगा? तो अगर मान लो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो क्या करेगा ये इसको? तो इसको ये रिपेल करेगा, तो इधर आएगा, ये इधर आएगा। ये मैं कलर चेंज करता हूं, ये है हमारा फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? Q2 पे। तो यहां पे कोई पॉइंट का नाम क्या है? B, तो फोर्स है B पे, किसके वजह से? A, Q1 के कारण। Q1 कहां है? A पे, तो A के कारण हो जाएगा इधर। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे आ रहा हूं, इसका अगर मैं बात करूं ये, तो यहां क्या लिखूंगा बताओ? सर फोर्स निकाल रहे हैं Q2 पे, किसके कारण? Q1 के कारण। तो भाई फोर्स निकाल रहे हैं Q2 यानी B पे, किसके कारण? Q1 के कारण। कहां है? A पे, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और वेक्टर लगा दिए। तो इसको लिखेंगे हम लोग F ऑफ B A। मैं यहां वेक्टर साइन लिखता हूं, समझना ध्यान से। अब मैं लिखूंगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। समझ रहे हो आपको? फोर्स कहां निकाल रहे हैं? Q1 पे। कहां निकाल रहे हैं? Q1 पे। Q1 का मतलब ये वाला पे, किसके कारण? Q2 के कारण। तो हम अपना उंगली को ना यहां रखते हैं और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? तो इधर धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो इधर जाएगा ये, तो इधर हो जाएगा ये, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फोर्स किस पे लगाया? Q1 पे, यानी Q1 कहां पे है? A पे है, तो फोर्स A पे लग रहा है, किसके कारण? Q2 के कारण। तो Q2 कहां है? B पे, क्या लिख देंगे? B। आइए हो जाएगा एरो, यानी इसका इधर हो गया डायरेक्शन, तो इसको ऐसे लिखेंगे फोर्स वेक्टर में A पे लग रहा है, किसके कारण? B के कारण। समझ में आ रहा बात को? लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स क्या चीज है? तो फोर्स ऑन Q1 एंड फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, सुनना ध्यान से, ये जो फोर्स है बिटवीन Q1 एंड Q2 है ना, आर इन पेयर होता है। हाँ सर बिल्कुल पेयर में होता है। और क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इसका वैल्यू अगर बात करें,
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का वैल्यू बराबर होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये वैल्यू बराबर होगा दोनों का, चाहे आप Q2 पे निकालो Q1 के कारण या Q1 पे निकालो Q2 के कारण, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। और यही मैग्नीट्यूड का निकालने का फॉर्मूला था बउआ ये वाला, कहां गया, ये के Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर, दोनों के बीच का दूरी वही था ना, तो ये इसकी जगह पर लिख दूंगा मैं के Q1 Q2 अपॉन का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखूंगा इसको, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड को हटा दूं तो क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये बात समझना ध्यान से। अगर मैं डायरेक्शन को ले लूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं डायरेक्शन को ले लूं, ठीक, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स वैल्यू में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहां पे एक, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो यहां पे माइनस साइन लगा सकते हैं। समझ में आ गया बात कि नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको आता है कि फोर्स बताइए, कूलम्स लॉ बताइए वेक्टर फॉर्म में, तो मैं आपके लिए एक सुविधा यहां पे कर देता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं कूलम्स लॉ COULOMBS है ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए जी, है ना, आपके लिए मैं एक थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पे ना ऑरिजिन पे ही मैं Q1 ले लेता हूं, और यहां से R वेक्टर दूरी पे, R ये वेक्टर है, यहां पे ले लेता हूं Q2, समझना ध्यान से, और ये वेक्टर R है। क्यों ऐसा किया, ताकि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़े। हमने R कहां से लिया, ऑरिजिन से ले लिया, ऑरिजिन का नाम O है, इसका नाम ले लो A ले लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लिखेंगे फोर्स किस पे, Q2 पे, किसके कारण, Q1 के कारण, तो इधर ले लेंगे हम फोर्स किस पे, 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण, क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया वैल्यू। अगर मैं यहां पे डायरेक्शन दूं, ऐसे डायरेक्शन दे दूं, तो यहां डायरेक्शन देना पड़ेगा। अगर ये इसको रिपेल करे तो इधर है डायरेक्शन ना, तो R का डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, डायरेक्शन लिखना सबसे आसान है, जिस वेक्टर का आप बात करें उसका यूनिट वेक्टर लिख दीजिए। तो इस R का यूनिट वेक्टर यहां पे लिख दीजिए, क्या देगा, R का कैप, R का कैप। लेकिन अगर आप इससे फोर्स लिखना चाह रहे हो तो ये Q2 लगा रहा किस पे, Q1 पे, तो इसको इधर भेज दो, ऐसे भेज दो, है कि नहीं, ये फोर्स किस पे है, 1 पे, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, Q2 के द्वारा। वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू, तो वही होगा के Q1 Q2 और अपॉन R का स्क्वायर, क्या होगा, R का स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पे मैं डायरेक्शन दूं, ऐसे डायरेक्शन दूंगा, यहां पे डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो देखो ये वाला जो फोर्स है Q1 पे Q2 के कारण हो तो इधर है, और R का यूनिट वेक्टर इधर है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R कैप, है कि नहीं। तो इन जनरल में बात कर रहा हूं, इन जनरल F जो होगा वेक्टर फॉर्म में, के Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे R का कैप दे देना। और ये डिफाइन करना है कि 2 पे 1 के कारण है कि 1 पे 2 के कारण, उसके कारण आप R वेक्टर का प्लस और R वेक्टर का माइनस आप ले सकते हो, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, यहां पे R ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, Q2 का, कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू Q1। तो ये R कैप क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है, किसका, R वेक्टर का। होता कैसे है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है R का वेक्टर अब बटा में सी का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं है। तो इसको और मैं अगर लिखना चाहूं, यहां लिखूंगा के Q1 Q2 और अपॉन R का स्क्वायर,
और इस यूनिट वेक्टर के जगह पे लिख दूंगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, तो लिख दूंगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, यही तो है ये। तो यह आ जाएगा हमारा के Q1 Q2 आर का वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, यह जगह फोर्स वेक्टर फॉर्म में। ठीक है बच्चा, तो आपको जैसे मर्जी वैसे लिखिए आप ये, ठीक है ना। अगर आपने के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लिखा है तो यहां पे आर का यूनिट वेक्टर लिखिएगा। फिर से सुनिएगा, अगर आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना ऐसा एक फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, तो बस कुछ नहीं दिमाग में लगाना। तो अगर के Q1 Q2 बटा अगर आर है, आर का स्क्वायर है यहां पे, तो यहां पे आर का यूनिट वेक्टर आएगा, और अगर यहां पे आर का क्यूब है तो यहां पे आर का वेक्टर आएगा, बस यही ध्यान रखना है। आर का वेक्टर अगर है तो नीचे क्यूब होगा, और अगर आर का यूनिट वेक्टर है तो नीचे आर का स्क्वायर होगा। क्लियर है ये बात? पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हम बात करें वेक्टर के फॉर्म में, यानी कि वेक्टर के फॉर्म में जब होगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन भी ऐड करिएगा, और डायरेक्शन निकालने का बहुत सारा तरीका है, सॉरी माइक गिर के, डायरेक्शन निकालने का बहुत सारा तरीका है। यूनिट वेक्टर से लिख सकते हो, या कोई अगर मान लो एक्स और वाई एक्सिस है तो किसी एक्सिस से एंगल से ही बता सकते हो। वो तो वेक्टर जैसे पढ़ोगे वो तो डिटेल्स में वो तो पता चलेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। समझ में बात को? ये जो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है ये 2 नंबर में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि विच वन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और वो राइट कूलम्स लॉ या एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ, तो वो उधर आएगा लिखने के लिए, ठीक है ना, 2 नंबर में। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब हम कुछ जरा सा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक अलग अप्रोच लगाएंगे। जैसे मान लो हमको लिखना है क्या, फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, प्रोटॉन ले ले, चलो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड एट यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर। चलिए देखते हैं 1 मीटर पर रख देते हैं। ये सर हमने क्या किया, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा, इस पे जो चार्ज है निगेटिव है, इसके भी चार्ज निगेटिव है, तो ये वाला निगेटिव इसको रिपेल करेगा और ये वाला निगेटिव इसको रिपेल करेगा, और यहां पे दूरी r की जगह पर लिखा है 1 मीटर, है कि नहीं है। तो अगर मैं यहां से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलेगा सर आप तो गलत लिखे हो, यहां तो माइनस होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन बच्चा जब भी आप वेक्टर का कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कूलम्स लॉ में कूलम्स फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो वहां पे ना डायरेक्शन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो चार्ज के साइन को पुट नहीं करते हैं, चार्ज के साइन के वजह से जो डायरेक्शन होता है उसको मेंशन कर दिया जाता है। तो साइन एकोमोडेट हो जाता है कहां, डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो फिर साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यहां बात कर रहा था। जैसे ये पता है कि निगेटिव चार्ज है, ये भी पता है कि निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा बताइए, तो ये वाला फोर्स इस पे इधर लगाएगा एफ, हाँ सर, ये इस पे लगाएगा कितना एफ, दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये भी निगेटिव था और ये भी निगेटिव था, दोनों लाइक हो गए, एक तरह का चार्ज हो गया। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पे फोर्स निकालना है हमें, सिर्फ डायरेक्शन नहीं निकालना है, फोर्स निकालना है। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, एफ इजिकल टू के इंटू Q1 की जगह पर E, फिर इंटू E और अपॉन में R का स्क्वायर।
के का वैल्यू बता दिए थे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई के जगह पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2 बार है तो स्क्वायर, नीचे में आर की जगह पर 1 मीटर है तो 1 मीटर का ये आ जाएगा 9 इंटू 2.56, सुनना ध्यान से, 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर 19 और 19 38 माइनस में अब प्लस में 9 तो माइनस 29 आएगा शायद, क्या जाएगा माइनस 29। फोर्स है तो यूनिट क्या जाएगा न्यूटन, नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो गया फोर्स। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर से सुन लीजिए, सॉरी प्यास लग गया हो। यहां से गुना भी कर सकते हो, है ना। 9 इंटू 2.56 अगर गुना करोगे तो 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओहो 23 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 न्यूटन। ये फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन है, सेपरेटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर। अच्छा, आपको ये पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, तो मास भी होगा वहां पे, बिल्कुल होगा। तो अगर यही चीज में, है ना, मैं बात करता यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड एट 1 मीटर। अगर मैं तुम लोग बोले सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रेविटी कहां से लेके आ रहे हो, जरूरत पड़ेगा बच्चा, कंपेयर करना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम ग्रेविटी वाला फोर्स से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करना चाह रहे हैं ना। कूलम्स भाई साहब और न्यूटन्स भाई साहब, है ना, दोनों को हम देखते हैं कि कौन भारी पड़ रहा है यहां पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन और ये भी है इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास उसको लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां भी लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी कितना है, r बराबर 1 मीटर। तुमको यह भी पता है कि अगर हम पार्टिकल का मास लेते हैं तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एक मास दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट करता है कि नहीं, ग्रेविटी के कारण। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, यानी कि ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर लगेगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये वाला को, ये वाला क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर करेगा। ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमें वैल्यू निकालना है, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा भाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू G कैपिटल में m1 इंटू m2 और अपॉन में r का स्क्वायर। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द माइनस 11 होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, और यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिखता हूं 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 का स्क्वायर और नीचे में 1 का स्क्वायर। 1 मीटर है तो मीटर लिखते हैं, चलिए ठीक है, लिखेंगे 1 मीटर का। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, क्या आएगा बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1, पता नहीं कितना आ रहा है, 81 आएगा क्या, 9 नमा 81 कर देते हैं, है कि नहीं है, सही है ना।
82.8 बना रहा है, 82.81 इंटू 10 टू द पावर, देखते हैं ये आ रहा है कितना बताइए, -31 का स्क्वायर -62 और 11 है ना, तो 62 10 72 1 73, बाप रे -73 आ रहा है हो, इतना न्यूटन, बहुत भयंकर आ गया नहीं, बहुत छोटा हो गया ना ये, तो इसको भी गुना कर दें क्या, चलो करो, तो ये आएगा 82.81 इंटू 6.67, 512.34 गुने 10 के पावर -73 न्यूटन। अब मैं ना दोनों को ना एक ही दशमलव में ले आऊंगा, ये देखो 23 है ना, तो इसको 2 दशमलव में बदल देता हूं मैं, है ना, इसको लिख दूंगा मैं कितना बताइए, 51.23 इंटू 10 टू द पावर -72 न्यूटन, है ना, ऐसा लिख देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है। अब देखो मैं कंपेयर करता हूं है ना, Fe एंड Fg, तो Fe का वैल्यू किसके लिए, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से ध्यान रखना, इसी तरह से आप प्रोटॉन्स का भी कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो Fe की वैल्यू आया था 23 इंटू 10 टू द पावर -29 न्यूटन आया था, और Fg की वैल्यू आया था 51.23 इंटू 10 टू द पावर -72 न्यूटन। अब देखिए ये ऑब्वियसली यहां पे -29 है, 29 है, यहां पे -72 है, बहुत ज्यादा अंतर है। अगर मैं Fe को कंपेयर करूं Fg से तो क्या आएगा, तो 23 इंटू 10 टू द पावर -29 और अपॉन 51.23 इंटू 10 टू द पावर -72, है ना, कंपेयर करिए, ये लगभग आएगा हमारा। ऑर्डर में मैं मैं लिख लेता हूं, ऑर्डर तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पे कर लेता हूं, है ना, 23 को डिवाइड कर दिया 51.23 से, है ना, ये आ रहा 0.4489 इंटू 10 टू द पावर -29 अब प्लस में 72, ये कितना आएगा 0.4489 इंटू 10 टू द पावर 72 में 37 घटाइए जी, अगर मैं इसको 72 इसको मैं 30 कर देता, अगर 30 होता तो ये 71 हो जाता, तो 41 है ना, 41 आ गया ना, देख लो तो 9 12 में से 9 गया 3 43, और अगर मैं इसको 4.48 लिखूं 10 के पावर 42, है ना, तो याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज है 10 के पावर कितना है 42 के टर्म में होता है ना जी, कि नहीं याद रहेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, समझना है बात को, ठीक है। तो ये है ना, ये 10 के पावर 42 के रेशो में होता है, यानी कि ये क्यों कराया मैं, बस इसलिए कराया कि अगर आप दो चार्ज के बीच में कि चार्ज पार्टिकल्स अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो ऑब्वियसली उस पर ग्रेविटी लग रहा होगा mg, लेकिन उस ग्रेविटी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं नेगलेक्ट? क्योंकि ऑर्डर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में बहुत हाई है। समझ बात को? अब ये 42 आ रहा है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर ये चीज प्रोटॉन होता है कि नहीं है तो उसके लिए कम आता। क्यों आता कम? क्योंकि प्रोटॉन के केस में ये जो मास होता वो -27 के आसपास होता। तो अगर -27 होता तो ये जो है ना कि 38 के आसपास आता। ठीक है ना? तो 38 से 42 के बीच में वायरी कर सकता है। ठीक है ना? कौन कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी 10 के पावर 38, 10 के पावर 40, 10 के पावर 42 ये बहुत ज्यादा वैल्यू होता है।
होता है कि नहीं होता है? तो ये जो है अगर बहुत ज्यादा वैल्यू होता है तो यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये हो गया कंपैरिजन किसका किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटी फोर्स का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है बच्चा, ओके। अब देखिए, अब एक और चीज सीखिए आप, क्या सीखिएगा, अब सीखिएगा यहां पे कि सुपर पोजिशन थ्योरम है ना, क्या होता है ये, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज है ना ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या होता है, मान लो कि अगर किसी स्पेस में बहुत सारा चार्ज है, मान लो यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3, इस तरह से है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, एक ऑरिजिन पे चार्ज में ले लेता हूं Q, मैं कैपिटल Q ले लूं, यस, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, हालांकि कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ले लेता हूं कैपिटल Q, और अगर मैं इसका पोजीशन को बोलूं, डिस्टेंस को क्या बोलूं R1, इसके डिस्टेंस को क्या बोलूं R2, इसके डिस्टेंस को क्या बोलूं R3, और मैं बोलूं कि लेट कर लो है ना कि इफ टू मोर देन टू फोर्सेज, ऐसा लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, मोर देन टू फोर्सेज आर गिवन इन स्पेस है ना एट डिफरेंट डिस्टेंस, देन फोर्स, देन नेट फोर्स लिखता हूं है ना, नेट फोर्स ज्यादा अच्छा रहेगा, देन नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू सराउंडिंग चार्ज है ना, इज या सराउंडिंग चार्ज है ना, इज गिवन बाय द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर सम लिखता हूं, वेक्टर फॉर्म नहीं, वेक्टर सम ऑफ ऑल द सराउंडिंग फोर्सेज, ऑल द सराउंडिंग फोर्सेज, जिससे कि यहां पे जगह ही नहीं बचा हो, जगह ही नहीं बचा, इसको मिटाते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा यहां पे जगह नहीं बचा है, तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, उधर जगह है ना बउआ, इधर लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पे है Q1, यहां पे है Q2, यहां पे है Q3, और एक और ले लें, चलिए यहां पे ले लेते हैं Q4, अब ऐसे ही ले लेते हैं ना। मान लीजिए ये दूरी इसके बीच का, ये R1 से 4 का है, ये जो है दूरी R4 से 3 के लिए है, ये जो दूरी है वो R1 से 2 के लिए है, ये जो दूरी है वो R किसके लिए बताइए, 2 से 3 के लिए है, और ये जो दूरी है ये R4 से 2 के लिए है, और ये जो दूरी है ये है R1 से 3 के लिए, सबके लिए दूरी ले लिया मैं। अब मान लो मुझे नेट फोर्स निकालना है, मान लो इस पे नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन Q2 निकालना है, मान लो मुझे इस पे निकालना है, तो अब इस Q2 के सराउंडिंग में कै गो चार्ज है, 3 गो है, Q1, Q4 और Q3। तो अब देखो, मान लो ये इसने फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, ये Q1 ने लगाया किस पे, Q2 पे, ये फोर्स लगाया Q2 पे, किसने लगाया, 1 ने लगाया। अच्छा, मान लो कि इसने लगाया इस पे, इधर लगाया होगा, मान लो ये फोर्स इधर लगाया भाई, इधर लगाया, इधर किसने लगाया भाई, 4 ने लगाया, किस पे, Q2 पे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। और मान लो ये इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, ये क्या लगाया भाई, 3 ने लगाया 2 पे, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब अगर मैं सबका वेक्टर सम ले लूं ये, तो नेट फोर्स जो होगा ये नेट फोर्स ऑन Q2 क्या होगा पता है, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का वेक्टर सम प्लस
प्लस क्या लिखेगा बताओ, फोर्स ऑन 3, सॉरी फोर्स ऑन 2 ना, 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 का वेक्टर प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, यानी कि इसके ऊपर सराउंडिंग के कारण, सराउंडिंग में Q1 Q4 Q3 था, ये तीनों ने कुछ फोर्स लगाया होगा और तीनों का वैल्यू अलग अलग होगा, तीनों का डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। तो हमको नेट फोर्स कैसे निकालना है, हमको इस पे नेट फोर्स इन तीनों का वेक्टर सम कर देना है, वही हो गया नेट फोर्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन फोर्सेज, है ना, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो वही मैं लिख दिया हूं कि इफ 2 और मोर देन 2 चार्जेस, ये फोर्सेज, मैं फोर्सेज लिख दिया क्या, गड़बड़ कर दिया ना, चार्जेज आर गिवन in a space at different distances, then net force on any one charge due to surrounding charge, any one charge due to surrounding charge is given as, क्या था भाई, given by the vector sum of all the surrounding forces, यानी जितने भी सराउंडिंग के कारण जो फोर्स है, F on 2 due to 1 charge, F on 2 due to 3 charge, F on 2 due to Q4 चार्ज, ये तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो नेट फोर्स हो जाएगा Q2 पे। दिस इज योर सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी जिस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है उस पे क्या करिएगा, सभी सराउंडिंग चार्ज के कारण अलग अलग फोर्स निकाल दीजिए और सबको वेक्टर एडिशन कर दीजिए, तो ये बन जाता है सुपरपोजिशन। बोर्ड में लिखने के लिए आएगा और क्वेश्चन आएगा तो सिखाएंगे भी बनाने के लिए भी, है ना, न्यूमेरिकल तो सिखाएंगे तुम लोग को कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये था बेसिक्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर चार्ज को मीडियम में रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स कैसे निकलता है। ठीक है, उसके बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।